अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे अगर प्रोफेशनल आदमी यानी कि एक वाइट कॉलर बंदा जो पैसे कमाना स्टार्ट करता है तो उसको कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, पैसों को कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेडिशनल और जो नॉर्मल एजुकेशन होती है बहुत डिफरेंट होती है और इसी वजह से बहुत से लोग इतना कमाते हैं लेकिन एट द एंड बचता कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मैं बेसिक से जीरो से स्टार्ट कर गया जिसका मेडिकल से ताल्लुक है, फाइनेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो अगर मुझे चीज़ें समझ में आ सकती हैं तो मुझे यकीन है कि आपको भी जीरो से समझ में आना शुरू होंगी। ठीक है, तो होपफुली आपको जो ये वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थोड़ी लंबी है लेकिन इसमें पूरा फाइनेंस, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, तमाम चीज़ों के मुतालिक मैंने कवर अप किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है और अभी मैं रेजिडेंसी कर रहा हूँ अपनी ऑप्थेल्मोलॉजी में। करंटली हमारी क्योंकि अभी नई नई जॉब लगी है तो एक पैसे का इन्फ्लो आना शुरू हुआ है थोड़ा बहुत ना। तो जाहिर सी बात है, हालात ऐसे हैं कि आपकी सैलरी में ना इतना ऐसा आपका गुजारा हो नहीं पाता। तो कोशिश ये होती है कि पैसा आपका कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जाए, अच्छी जगह पे जहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता रहे। तो इसी सिलसिले में मेरी डॉक्टर उमैर से बातचीत हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी इस बात को रिकॉर्ड कर लें अच्छे से। तो डॉक्टर ने बताया ना क्या कैसे बंदे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए यार, कि उसके पास जो सैलरी आ रही है एक तो वो सेव भी रहे, उसके घर का खर्चा भी चलता रहे और बाकी जो है उसके पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट होता रहे, उसकी किचन इनकम आती रहे। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि जो आपको पता है कि जब से निक्सन साहब ने जो है ना वो डॉलर को अलग किया है फिजिकल सिल्वर के साथ या गोल्ड के साथ, तो अभी जितना भी दुनिया में पैसा मौजूद है उसके इक्विवेलेंट में ये नहीं है। पहले होता था कि सेंट्रल बैंक जो होते थे, ठीक है ना, जैसे स्टेट बैंक होता था, उसके बाद जितने नोट होंगे, जितना सोना होगा उतना ही नोट छापेगा। अब ये नहीं है, अब जितना दिल चाहेगा दुनिया का वो नोट छाप सकती है। ठीक है, और इक्विवेलेंट कर रहे होते हैं डॉलर से, और डॉलर किसी चीज़ का इक्वल नहीं है। डॉलर वो जितना छापना चाहेगा अमेरिका छाप सकता है और उसकी वजह से दुनिया में इन्फ्लेशन आती है। ठीक है, अब एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक आपको मैं चीज़ें समझाऊँ, 2019 के अंदर इतना ज़्यादा डॉलर जो है प्रिंट किया गया है कि दुनिया की जो सर्कुलेशन है डॉलर्स की फिजिकल की 90% जो है ना 2019 के स्टिमुलस चेक में आई है। यानी कि 100 नोट अगर इस वक्त मौजूद है दुनिया में तो उसमें से 90 सिर्फ कोविड के टाइम में छापे हैं। ठीक है, क्योंकि अमेरिका से कोई पूछ नहीं सकता। उसकी वजह से हुआ क्या कि पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन का साइकिल चढ़ा, तो आप देखें 2019 के मुकाबले आज की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो जो आप पैसा कमाते हैं सबसे पहले तो आपने उसको सेव करना है। अपना जो किचन इनकम है या किचन खाना पीना जो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी के मामला है वो चलाने के बाद जो बच रही है उसको सेफ भी रखना है। ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप समझाएं कि पहले जो आपने कमाया वो अलग और जो आपने सेव करना है वो अलग। क्योंकि सेव कैसे करें, कोई इसका एक फॉर्मूला है कि भाई इतने % हम रखें सेविंग अकाउंट में और इतने % हम लोग खर्च करें? मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी कितनी है? आइडिया क्या है? वैसे आपकी बेसिक सैलरी कितनी है जो एक गवर्नमेंट की तरफ से आती है? एक बंदे की बेसिक सैलरी डॉक्टर्स में जो न्यू बनता है उसकी 60-70 हज़ार रुपये होती है। आपकी भी इतनी है? मतलब मुझे बताएं कि मैं एक चले एस्टिमेट के लिए मैं 1 लाख रुपए बताता हूँ। ठीक है, 1 लाख के हिसाब से आसान हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने जी कोई भी एक जॉब स्टार्ट की या आपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपकी सैलरी लगी 1 लाख रुपए के साथ। ठीक है, अब इस दौरान आपने सेव भी करना है, आपने शादी के लिए भी रखने हैं, आपने मामलात भी चलाने, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार आप पैसे कमाना स्टार्ट करते तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है पैसा कैसे खर्च करना है। ठीक है, तो उसमें बहुत से लोग नुकसान करते हैं। ठीक है, ज़िंदगी में याद रखिएगा, कहते हैं ना जितनी चादर हो उतना ही फैल के बैठो। ठीक है, इसी तरह का कोई मुहावरा है, लेकिन पॉइंट इज़ कि लिव बिलो यू मीन्स कहते हैं इसे इंग्लिश में ना। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो कोशिश करें 40,000 में आपका गुजर बसर हो। ठीक है, अब इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो 40 या 50,000 रुपये खर्च किए हैं उसमें से बहुत सी बार ऐसा होगा कि आपको अचानक से किसी चीज़ को देने की ज़रूरत पड़ गई या कोई आप एक चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ ना कुछ एक फ़ंड पीछे लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, लिक्विड फॉर्म से मुराद ये है कि ऐसा फंड या ऐसे पैसे जो कि आप फ़ौरन अगर आपको ज़रूरत पड़े, तो आप जैसे बीमार हो गए या फिर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई अच्छी डील मिल रही है, कुछ मामलात हैं, तो आपके 40-50 हज़ार के खर्चे के अलावा आपके पास तकरीबन 50 हज़ार तक बचा हुआ होना चाहिए जो कि आप फ़ौरन लिक्विडेट करके यूज़ कर सकें। ठीक है, फिर कुछ पैसे आपके ऐसे होने चाहिए जो कि आपके पास स्टॉक्स में पड़े हुए हों या कहीं और लगे हुए हों, प्रॉपर्टी में लगे हुए हों, तो ये मामलात ज़रूरी है। ठीक है, चले अगर हम एक ही कॉन्सेप्ट में रहे सेविंग वाले, तो आपने कहा कि 40,000 खर्च करने चाहिए, मतलब 40% खर्च करें और 60% सेव कर लें। देखो 60% एक बहुत आइडियलिस्टिक किस्म की बात है, ठीक है, लेकिन 40 जब बंदा स्टूडेंट लाइफ पे होता है ना उसके खर्चे नहीं होते। ठीक है, तो उसके खर्चे नहीं होते, उसका फ़ायदा ये है कि उसकी लाइफस्टाइल ऐसी एडजस्ट हुई है। तो जब पैसा कमाना शुरू करे ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डायरेक्ट हो जाना, वो खुला दुल्ला उजाड़ना शुरू हो जाए। ठीक है, कोशिश करें कि उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, क्योंकि आप उस पर एडजस्ट हुए हैं तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगी। ठीक है ना, उसमें से 40 से 50 हज़ार रुपये आपने जो सेव किया अपने खर्चे के लिए या मामला, तो मुझे मिसाल के तौर पर आपने 60,000 रुपये बचा दिया। ठीक है, अब उसमें से जो 60,000 आपने बचाया उसमें से 10,000 रुपये या 20,000 रुपये आपने ऐसे रखने हैं जो कि आपके इमरजेंसी फंड या लिक्विड फंड जिसे मैं कहता हूँ उसके अंदर होने चाहिए, जो रेडी होने चाहिए, जो रेडी होने चाहिए इन द स्पॉट आपके पास बैंक में पड़े। ठीक है, बाकी जो 40,000 है
उसको आप इन्वेस्टमेंट की माइंड में डालें। सही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की माइंड में। अब इन्वेस्टमेंट जो है ना, दुनिया में किसी भी इन्वेस्टमेंट 3 तरह की होती है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है और मॉडरेट, यानी कि हाई, मीडियम और लो। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा, ठीक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा पैसे उड़ने के भी चांसेस हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ आप एक हाई रिस्क चीज़ में ऐसे पैसे डालें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे जिम्मेदारियां नहीं है। मैं यही कहूँ कि 40 से 50 साल के बंदे को, जिसके पीछे बीवी है, बच्चे हैं, उनका फ्यूचर देखना है, वो रिस्क वो नहीं ले सकता, वो छोटे रिस्क लेगा। ठीक है, इसी तरह जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको फ्यूचर तक प्रोटेक्शन दें और आपको जो है ना वो इस हिसाब से चल के चलना है। ठीक है, अब जो आपने 40,000 रुपये मिसाल के तौर पर बचाए हैं, सही है, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये कि आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है। सही है, आपने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में अकाउंट खुलवाना है। और तीसरा आपने ये करना है कि आपने कुछ ना कुछ स्लोली गोल्ड एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, अब ये 40,000 में गोल्ड तो आएगा नहीं। सही है, तो पॉइंट इज कि आप थोड़ी थोड़ी जमा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपने इन दोनों चीज़ों में अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है, क्योंकि आप यंग है तो मैं आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी बोलूँगा। ठीक है, अब जैसे क्रिप्टो में रिस्क बहुत ज़्यादा है लेकिन रिवार्ड्स भी उसी तरह के। आप यंग हो तो मैं आपको कहूँगा कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट का हमेशा उसमें जाए। ठीक है, जैसे अगर 40,000 रुपये या 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 30,000 रुपये आप डालें किसी अच्छे स्टॉक के अंदर। मिसाल के तौर पर हमने एंग्रो लेके जमा करना शुरू कर दिया। ठीक है, या मिसाल देता हूँ मैं उमर रफ़ान की। अगर सन 2000 के अंदर आपने रफ़ान के अंदर सिर्फ 10,000 रुपये डाले हुए होते तो आज 74 लाख रुपए थे बगैर किसी चीज़ को ऐड किए। सही है। अगर यही अभी आपके पास जो इनकम आ रही है, ठीक है, उसमें से 10 या 20 हज़ार रुपये आप अच्छे स्टॉक्स लेके हर महीने के उसमें जमा करते जाए तो वो स्टॉक्स की ओवरऑल जो आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। जब आप रिटायरमेंट तक पहुंचेंगे आपके पास पोर्टफोलियो में इतने स्टॉक्स होंगे कि उनके डिविडेंड से जो कमाई आ रही होगी उससे आपकी ज़िंदगी गुजर बसर होगी, आप रिटायर हो सकोगे। ठीक है, इसी तरह क्योंकि आप यंग हो तो आपको जैकपॉट्स भी चाहिए, कोई जैकपॉट लग जाए आपका। ठीक है, तो आपने मिसाल के तौर पर अगर 40,000 में से 20,000 रुपये अच्छे स्टॉक्स में डाले, ठीक है, 10,000 की आप प्रॉपर्टी ले लें या फिर आप गोल्ड की तरह डालें। अब गोल्ड डायरेक्ट आप खरीद नहीं सकते तो गोल्ड का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने कहा म्यूचुअल फंड्स का अमूमन अलमिज़ान का म्यूचुअल फंड है गोल्ड का एक अच्छा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। या सेकंड वन मैं एक और कहता हूँ प्रॉपर्टी लेना शुरू करना। 10,000 रुपये की प्रॉपर्टी। यस, रीट्स आते हैं। रीट्स होते हैं क्या है, मिसाल के तौर पर जैसे मुझ जैसे कुछ गरीब लोग, ठीक है, 10,000 11,000 लोग जमा हुए, 10,000 लोगों ने जमा किए 50 हज़ार रुपये, वो करोड़ों के हिसाब से रकम बन गई। ले जाके एक बंदे को दिए जो मैनेजमेंट प्रॉपर्टी मैनेज करता है, वो बंदा प्रॉपर्टी मैनेज करेगा, उससे जो फंड आएगा वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफर हो जाएगा। ये हर चीज़ गवर्नमेंट रेगुलराइज कर रही होती है, इसे कहते हैं रीट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करके कुछ नाम होता है इसके लिए। अब जैसे अगर आप 5 स्टार या जो डॉल्मेन सिटी अगर आप देखें क्लिफ्टन की तरफ तो वो रीट है, उसकी कीमत 7 रुपये से स्टार्ट हुई थी, आज 20 रुपये का। ठीक है, और हर साल वो जो रेंट आता है दुकानों से या मॉल से वो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपने टेक्निकली उस मॉल की प्रॉपर्टी खरीदी तो आप 10-20 रुपए का एक स्टॉक है तो आप 10,000 रुपए के कितने ले सकते हैं, आप हर महीने जमा करते जाएं। जब आपको लगे कि आपके पास इतने जमा हो चुके हैं आप फ्लैट ले सकते हैं या फिर आप कोई प्रॉपर्टी वैसे फिजिकल खरीद सकते हैं तो आप वहां से निकाल के वहां ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो क्या हुआ, आपके पास कुछ अमाउंट हाई, ठीक है, हाई में चली गई, क्रिप्टो में डाल लें आप। क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग ना करें, मेरे ये हमेशा होता है कि ट्रेडिंग लोग ना करें, ट्रेडर जो है ना वो एक बेवकूफ़ ही होता है। ठीक है, कमाई हमेशा होती है इन्वेस्टर की। मिसाल है, मेरे पास मिज़ान बैंक तकरीबन 60 रुपये का पड़ा हुआ था, 60 से 70 रुपये का। मुझे 30-40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मैंने बेच दिया कि मैं ट्रेड करूंगा, दोबारा नीचे आएगा फिर उठा के दोबारा बेचूंगा। वो मिज़ान बैंक वापस नीचे आया ही नहीं, वो 200 प्लस चला गया। यही मैंने होल्ड करके रखा हुआ होता है, 1 साल के अंदर अंदर तो मेरा प्रॉफिट तकरीबन 3 to 4 टाइम्स था, जो कि मैं सिर्फ 15 रुपये पे इन्वेस्ट कर गया। इसी तरह BTC है, 3-4 बार तो BTC 5-6 हज़ार पे आया, जिसने वहाँ पे लेके होल्ड करके रखा और 60-70 पे बेचा तो उसका प्रॉफिट डिफरेंट है। और एक बंदा है जो छोटी छोटी ट्रेडिंग कर रहा है, तो ट्रेडर्स अमूमन नुकसान में ही जाते हैं। ठीक है, तो आप उसमें मिसाल के तौर पे 5 से 10 हज़ार रुपये जो आप जितना आपको मुनासिब लगे आप BTC में लेके जमा करते रहें आहिस्ता आहिस्ता, क्रिप्टो के अंदर भी। या इसके अलावा भी रिस्की स्कीम्स आती हैं, आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले सकते हैं, यानी कि कोई भी एक रिस्की चीज़ में आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप बॉन्ड्स ले लेते हैं उसका ये होता है कि एक गवर्नमेंट का एक बॉन्ड आता है, प्रीमियम बॉन्ड कहते हैं उसे, इमरान खान के टाइम में लॉन्च हुए थे, 40,000 रुपये का एक बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन उस बॉन्ड की खासियत ये है कि नॉर्मल जो बॉन्ड्स थे उनके अंदर प्रॉब्लम है कि वो डिवैल्यू होते हैं। 100 रुपये का बॉन्ड है तो वो 10-20 साल बाद 100 का ही बिकेगा। इन बॉन्ड्स की खासियत ये थी, ये जो प्रीमियम बॉन्ड्स हैं 40,000 वाले, कि आपके बैंक के थ्रू लिंक्ड होते हैं और इसके ऊपर आपको बाकायदा सालाना 12% इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को वो ले सकते हैं, वो लेके ये कि डिवैल्यू भी नहीं हो रहा, सेकंड इसका प्रॉफिट भी अच्छा है, 7-8 करोड़ रुपए का इसका पहला हुआ है। इसको आपने हाई वैल्यू में क्यों रखा है जब इतनी सेफ?
आप बता रहे हैं कि सेफ है आपको। ओवरऑल में नुकसानदेह है ना, क्योंकि देखा आपकी इन्फ्लेशन 20-25% है, उस पर 12% का अगर आपके पास एक चीज़ इन्फ्लेशन बीट कर रही है तो उसमें तो नुकसान ही हुआ ना टेक्निकली। सही है। स्टॉक्स में आप इससे कहता हूँ कि आपकी फ्यूचर, स्टॉक्स इज लाइक फ्यूचर जनरेशन ना, आपके बाप ने जमा किए होंगे तो आप बैठ के खाओगे, सही है। ठीक है, आप जमा करोगे अपने बुढ़ापे में, आपके बच्चे आगे खाएंगे बैठ के, सही है। तो ये दो चीज़ें हो गई। हाई रिस्क के अंदर आप क्रिप्टो डाल सकते हैं, या एक आजकल नहीं चल रही है क्योंकि जो शॉर्ट टर्म माइंड के साथ, अब जैसे ट्रेजर एनएफटी है, ट्रेजर एनएफटी समझ लें कि 1 मंथ के अंदर आपको तकरीबन डबल कर देती है, ठीक है। तो रिस्क की चीज़ है, लेकिन कभी भी इतना नहीं बोलूंगा कि आप 1 लाख की सैलरी है तो 50,000 उसमें डाल दें। क्या अगर आपका इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है, जिसमें इन्वेस्ट करने के 40,000 है, उसमें से 10,000 15,000 रुपये डालना सकता, जो आप इजीली एब्जॉर्ब कर सकें, रिस्क की एपिटाइट हो, जाए तो आपको गम दुख ना हो, आपकी रातों की नींद ना उड़े। हाँ ठीक है। ये हाई रिस्क में चला गया। मॉडरेट के अंदर आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स जमा करें, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के अंदर आप गोल्ड जमा करें, प्रॉपर्टीज जमा करें और इस किस्म की चीज़ें जमा करें। तो दिस इज हाउ यू कैन इन्वेस्ट अमाउंट, और ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने अमूमन लिक्विड फंड की बात की थी, ठीक है। और वो लिक्विड फंड जो मैं कह रहा हूँ कि 10 से 20,000 रुपये हर बार आपके मंथ के जमा हो जाने चाहिए। ये फंड वो होगा जो आप बाकी चीज़ों को तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ दो, उनको छेड़ना नहीं है। जिसमें इन्वेस्टमेंट सोच लिया ना, उस पैसे को दोबारा नहीं टच करना। यानी 40,000 से 50,000 का खर्चा है, 20,000 अपने लिक्विड फंड में बैंक में छोड़े जा रहे हो, 6 महीने बाद 7 महीने बाद आपके पास 1-1.5 लाख रुपए जमा हो गया, और उससे आप मोबाइल ले रहे हो, खर्चा कर रहे हो, जो करना है कर रहे हो, उस लिक्विड फंड से करोगे, आप इन्वेस्टमेंट्स को नहीं छेड़ो, समझ गए। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना यंग एज में हो सके लाइफ इंश्योरेंस लाजमी करवा लें, ठीक है, क्योंकि लो रिस्क हो, हाई रिस्क हो या मॉडरेट रिस्क हो, कोई भी रिस्क हो, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज रिस्की। प्लाट बिक सकते हैं, डॉलमेन सिटी जल्जला है, तबाह हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस ज़िंदगी की लाजमी होनी चाहिए, एटलीस्ट लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और इट शुड बी स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस, ठीक है। स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस के फ़ायदे बहुत सारे हैं कि एक तो गवर्नमेंट की है तो लेके भागेगी नहीं, लोग प्राइवेट इंश्योरेंसेस करवा लेते हैं, उसका नुकसान ही होता है। जैसे जुबली की मैं 2-3 एग्जाम्पल लोगों की देता हूँ कि 10 लाख रुपए एक बंदे ने जमा करवाए, 10-20 साल बाद जब वो लेने के लिए क्या, उसको 9.5 लाख रुपए दिए, अच्छा, उल्टा कैपिटल से भी कम, ठीक है। तो गवर्नमेंट का लेने का फायदा ये होता है, एक तो भागेगी नहीं, दूसरा है कि स्टेट लाइफ का बड़ा एक अच्छा ऑर्डिनेंस है, अगर आप पढ़ो तो उसमें फायदा ये होता है कि मतलब ओवरऑल में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेनी है तो इट शुड बी गवर्नमेंट। लेनी क्यों है लाइफ इंश्योरेंस, क्या है? हमारे लोग तो अमूमन नहीं लेते ये चीज़ें ना, इस चीज़ों पे जाते ही नहीं है लाइफ इंश्योरेंस पे। लाइफ इंश्योरेंस इज काइंड ऑफ डैमेज कंट्रोल। अच्छा, मतलब इमरजेंसी के लिए आप डैमेज कंट्रोल है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी होने वाली फैमिली के लिए, सही है। मिसाल है, पाकिस्तान में पिछले दिनों आपने शायद सुना होगा, एक डॉक्टर थी, वो बाइक पे जा रही थी और जंप लगा और वो गिरी, उनकी डेथ हो गई। जिस मुल्क में इस किस्म के जो है वो रिस्क लेके हम चलते हैं कि सड़क से लोगों की जान चली जाती है, और आप उस मुल्क में इंश्योरेंस के बगैर रहने का सोच भी कैसे सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल फ़ायदे, ठीक है, इंश्योरेंस से फिर कभी बात करेंगे, लेकिन पॉइंट इज़ कि इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो 40,000 रुपये आपने रखे हैं, उसमें से अगर आप महीने के 5,000 भी बचाते हैं तो साल की 40 से 50,000 रुपये बच जाते हैं। और स्टेट लाइफ की एक अच्छा प्लान है जिसमें आप 50,000 रुपये साल के देने होते हैं, तो आप 5,000 समझ लें कि आपने उस इंश्योरेंस के लिए अलग कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, और आपका माइंड ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और बाकी स्टॉक्स आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस की दुनिया ना, आजकल की जो दुनिया है वो है ही इंफॉर्मेशन रिलेटेड। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास इंफॉर्मेशन पहले पहुंच गई, वो उससे पैसा निकालता है, ठीक है। क्रिप्टो जो है ना, 2019 के क्रैश के अंदर, कोविड के बाद दुनिया तबाह हो गई, लेकिन कितने लोग हैं जो अरबपति बन गए, जिनके पास नॉलेज पहले आ गया, ठीक है, वो उस पोजीशंस लेके बैठ गए, मामला करते हैं। अच्छा, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना डॉक्टर उमैर, हमेशा ऐसे होता है कि सारे लोग ही बताते हैं कि भाई कितने लोगों ने कितना बना लिया, लोग ये नहीं बताते भाई डूबे भी तो होंगे लोगों के पैसे, वो क्यों नहीं वो आप बताते हैं कि भाई देखो इतने लोग अमीर बने हैं तो इतने लोग इस वजह से बर्बाद भी हुए हैं, वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो बर्बाद हुए, और वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो अमीर हुए। हालांकि दोनों का माइंडसेट इन्वेस्टमेंट का था। देखो, ट्रेडिंग हमेशा बेवकूफ़ी है। अच्छा, ट्रेडिंग इज ऑलवेज बेवकूफ़ी, गो फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने मतलब अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी थी ना, वो मैंने स्टार्ट की थी अपनी हाउस जॉब के लेवल में म्यूचुअल फंड से। जो मेरी ज़िंदगी की पहली सैलरी आई थी ना, वो मैं लेके चला गया था मैं जमा कराने के लिए कि मैं म्यूचुअल फंड चाहिए। लिटरली बात करनी भी नहीं आती थी कैसे करते हैं, ठीक है। और वो म्यूचुअल फंड ना 5 साल तक, 4 से 5 साल तक लॉस में पड़ा रहा, ठीक है, लेकिन मैंने उसको छेड़ा नहीं। क्यों? मुझे चीज़ें सीखनी है। नॉलेज, इन्वेस्टमेंट से सारी चीज़ें ना, फाइनेंस की नॉलेज में फ़ायदा ही है कि आप जो लॉसेस कर रहे होते हो वो आप लॉस नहीं कर रहे होते, आप चीज़ सीख भी रहे होते हो। तो हमेशा
इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि मैं क्यों बता रहा हूँ लो मीडियम रिस्क, कि रिस्क आप एस्टिमेट करते हो कि मेरा जो टारगेट है वो मेरा इतना टारगेट है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वक्त जो है वो डॉल्मेन सिटी जमा कर रहा हूँ, तो मैं डॉल्मेन सिटी कब तक करूँगा? डॉल्मेन सिटी का मुझे पता है कि मेरे टारगेट 30 रुपीज़ तक है, ठीक है। मैं अपने बुढ़ापे में जाके ये बेच दूंगा, या जो मामला मैंने टारगेट के लिए बनाया है कि यार मैं इतने टाइम तक ये चीज़ लेके चलूँगा। अगर मैं गोल्ड में जमा करूँ तो गोल्ड मुझे पता है कब तक चलेगा, ठीक है। अगर मैं फ्लैट ले रहा हूँ, मुझे पता है फ्लैट 40 साल तक 50 साल तक उसकी एज है, उसके बाद बिल्डिंग ने गिरना है, तो उससे पहले एग्जिट लेना है, समझ रहे? तो जब हम इन्वेस्टमेंट्स में घुसते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं रिस्क ले रहा हूँ किस कैटेगरी का है। लो कैटेगरी का रिस्क है, हाई कैटेगरी का रिस्क है, या फिर एक्सट्रीम है, मतलब मैं सट्टा मार रहा हूँ, या फिर मुझे अंदाजा होना चाहिए कि मैं पैसे कहाँ डाल रहा हूँ, क्यों डाल रहा हूँ, किस वक्त डाल रहा हूँ, कितने डालने चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज कि इस तरीके से डालने चाहिए जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट, आपका इनकम बढ़ रही है, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी इन फनल्स में बढ़नी चाहिए, ठीक अच्छा है। मुझे ये बताएं कि ठीक है लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है उसको कैसे डिवाइड करें और क्या करें उस इन्वेस्टमेंट का, कि भाई मैंने जो है पूरे एनुअल इनकम बताया ना, पूरी एनुअल के साथ कि मैंने इतना यहाँ लगा दिया, इतना यहाँ लगा दिया, इतना यहाँ लगा दिया, अब क्या रिटर्न आ रहा है कैलकुलेशन के साथ। मैं देखो, जिंदगी का रोल है द थिंग विच यू कैन नॉट मेजर, ठीक है ना। जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते उस चीज़ को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। जिंदगी का पहला फाइनेंस का जो सिस्टम है स्टार्टिंग तब होता है जब अपने फाइनेंस को मेजर करना शुरू होता है। आपको पता तो आप खर्च कर कहाँ रहे हो, सही है ना। जिसको आप मेजर नहीं कर सकते उसका कुछ कर नहीं सकते। फर्स्ट थिंग मेजरमेंट, जो आपको पता होगा मैंने क्या कर रहा हूँ, कहाँ खर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने फाइनेंसेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखें, ठीक है। आज तो इतनी ऐप्स है दुनिया जान की, एक हिसाब किताब जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी लगा दूंगा, भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं। रिकॉर्ड करें, आप खुद बैठ के अपने 2-3 महीने का भी अपना फाइनेंस का रिकॉर्ड देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा यार ये मैंने गलतियाँ की हैं, ठीक है। दैट्स हाउ यू इम्प्रूव, ठीक है। तो आई होप वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है सुफियान साहब। तो हमारी अपनी कन्वर्सेशन थी, हमने कहा चलो लोगों को भी बता दें, ठीक है। तो आई थिंक आई आप थिंक कुछ, इन लोगों की भी बहुत सारे जो है मिसकॉन्सेप्शन क्लियर हुए होंगे, जैसे कि मेरे हुए हैं। आई थिंक आपको अच्छी लगी वो वीडियो, बाकी आप अच्छा। कंटिन्यू करें। ठीक है, दैट्स ऑल। रखो मैं नहीं, ठीक है। स्टॉक मार्केट के ऊपर भी मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, म्यूचुअल फंड से मिल जाएगी। जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो नहीं आती हैं वो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ भाई मैं फाइनेंस की दुनिया में बिगनर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चीज़ें जीरो से सीख रहा हूँ तो आप भी जीरो से सीख सकते हो, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला साथ में मिलकर सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट तो ख़त्म करते हैं इसी के साथ। दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।